अब आती है आपकी एंटी मलेरियल। अब भाई इस टाइम पे अगर आप देखो, वैसे तो पर्टिकुलर मच्छरों का कोई समय होता नहीं है, आई डोंट थिंक। जब देखो वो इधर उधर मंडराते फिरेंगे, कान में गुनगुनाते फिरेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनका काम ही है। अब जब मलेरिया है, मलेरिया इस टाइम पर होगा, बहुत होगा, समर में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा रेनी सीजन के टाइम पे, क्योंकि उनका उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रीडिंग सीजन बढ़ जाता है ऐसे। अब क्या कॉज है मलेरिया, मलेरिया किस वजह से होता है? अब मलेरिया का जो पर्टिकुलर कॉज है, अब मच्छर तो काट के चला गया आपको, मच्छर ने काट लिया, कैसे किया? उसका कॉज होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब कोई कल के दिन किसी से पूछा है मलेरिया कैसे होता है, कोई ये नहीं बोलेगा मच्छर काट लिया। किस वजह से, ईटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है, तो आप क्या बताओगे? प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ट्रांसमिट करने का कैरियर भाई सब अपने मॉस्किटो जरूर है, लेकिन प्लाज्मोडियम पैरासाइट ही कॉज करता है मलेरिया। ट्रांसमिट होगा फीमेल के थ्रू। इन फीमेल को भाई बड़ी दिक्कत है, चैन से नहीं बैठ सकती हैं, तो इनको फीमेल को काम है, जैसे एनोफ्लीस मॉस्किटो हैं, इनका काम क्या है? मलेरिया को, उस पैरासाइट को उठा के लेकर जाना, जिससे कि मलेरिया होगा। अब मेन जो कॉजिंग मलेरिया है, मेन स्पीशीज जो कॉज करती है मलेरिया ह्यूमन में, अब प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम नॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरा याद रखना, क्योंकि क्या होता है इससे ना डिफरेंट सिम्टम्स, डिफरेंट डिजीजेस डेवलप होती हैं टाइम के हिसाब से। अब जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है, वो आपको सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है, वो होता है ना दिमागी बुखार, एक तरीके से कुछ सुना होगा आपने, तो वो क्या है, वो क्या कॉज करेगा? सेरिब्रल मलेरिया। इसको कुछ और भी कह सकते हैं डिफरेंट तरीके से, एक तरीके से। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, तो उसमें क्या होगा? लिवर हाइप्नोसाइट की वजह से रिलैप्स होते हैं, बार बार मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। अगर ये तुम ये सोच लो ना कि हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स ले ली हैं प्रॉपर, आपने, डॉक्टर ने बोला आपको, फिजिशियन ने 3 डेज का कोर्स करना, आपको लगा यार मैं 1 दिन में ही सही हो गया तो मैं क्यों 2 दिन खाऊं? नहीं, वो आपके सिर्फ जो पैरासाइट है वो इनएक्टिव फॉर्म में आए हैं, किल नहीं हुए, मरे नहीं है, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपको पूरा जो आपका ट्रीटमेंट है जितने टाइम पीरियड का, उसको करो, जरूर करो, कोर्स करो कंप्लीट अपना। देन आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, देन नोवेल है, इनको लेस कॉमन है बट स्टिल ये पी वाइवेक्स से ही सिमिलर रहता है। क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, जूनोटिक, जैसे जोनोटिक मलेरिया है वो साउथ ईस्ट एशिया में होता है। अब इसका ट्रांसमिशन साइकिल किस तरीके से होती है? अब एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक फन फैक्ट बताते हैं कि जो आपके मॉस्किटो होते हैं ना, मॉस्किटो में जिस तरीके से, एक तरीके से पैरासाइट्स होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के ही बालक हैं, मतलब उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि एज अ वो ब्लड सेल से ही रीजनरेट होते हैं बॉडी के अंदर। अब क्या हुआ? आपका मच्छर आया, मच्छर ने काटा, यहाँ से स्पोरोजाइट्स जो हैं वो आपके चलने शुरू हुए, वो एंटर किए ह्यूमन लिवर सेल में। अब ह्यूमन लिवर सेल में उनका यहाँ पहुंचे, काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद वहां पे उनका एक क्लस्टर फॉर्म होने लगा, बनने लगे, और फिर उसके बाद वो ह्यूमन ब्लड सेल में चले गए। मैरोजाइट्स जो थे, जो आपके ह्यूमन ब्लड सेल में गए, फिर उसके साथ मिक्स होने के बाद वो गेमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हुए, मतलब उनका डिवीजन भी होना है, मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब देख रहे हो वो आपकी बॉडी में ही जाके डिवाइड होना शुरू हो गए, बॉडी में ही प्रोडक्शन शुरू हो गया। फिर वो क्या करेगा? अच्छा, एक चीज तो बताना ही भूल गए कि मॉस्किटो पहले किसी ऐसे पर्सन के पास से ब्लड लेकर आएगा, ऐसे पर्सन से कंज्यूम करेगा उस पैरासाइट को, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करेगा जो भी इन्फेक्टेड है। गेमेटोसाइट्स हैं, फिर उसके बाद आपके ये गेमेटोसाइट्स फॉर्म हो गए, मॉस्किटोज की स्टेजेस हैं, फिर गैमेट्स हैं, ओकाइनेट के बाद oocytes हैं, लेट स्टेज में मॉस्किटो डेवलप होता है, ठीक है। फिर वही साइकिल स्पोरोमोजाइट होता है, तो इसलिए कहते हैं कोर्स हमेशा कंप्लीट करो, उनको मारना है, इनएक्टिव नहीं करके छोड़ना है, खत्म करो, एक ही बार में उसको मार मूर के छुट्टी करो। क्यों? अपने पेट में अपने इनके मच्छरों के बच्चे पालने हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में नहीं उनको करना है। तो यही ट्रांसमिशन और लाइफ साइकिल होती है मॉस्किटो की, यही ट्रांसमिशन और लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की। सिम्टम्स क्या आएंगे? चलो ये तो हो गया। सिम्टम्स में सबसे पहले तो हाई फीवर, बहुत तेज बुखार चढ़ता है,
चिल्स होते हैं, ठंड लगती है, फिर सडनली स्वेट करना शुरू कर देते हैं। मलेरिया में हेडेक, मसल पेन, फैटीग जैसा फील होता है पूरे टाइम, कुछ लाइक अजीब सा थकान सा मेलाइस सी फील होता है। सीवियर मलेरिया जो होता है ना, सीवियर भी हर चीज़ होती है उस टाइम पे। जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, वो जब सीवियर लेवल पर पहुंचता है तो ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मलेरिया भी जानलेवा है, ये जान के चलो, समझ के चलो। बहुत ज़रूरी है सिम्टम्स को देखना। सीवियर एक स्टेज के बाद मलेरिया से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ऑर्गन धीरे 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 खत्म होना, बॉडी शट डाउन करना शुरू कर देती है। ऐसा समझो कि क्रैश होने लगता है, सिस्टम क्रैश सुना है इस तरीके से। फिर कोमा में जाता है, सीवियर केसेस में डेथ हो जाती है। फिर प्रिवेंशन में तुमने लाइक आप लोगों ने बहुत टाइम ऐसा सुना होगा कि किसी की डेथ हुई हो, किस वजह से? मलेरिया की वजह से, क्योंकि वो इतना सीवियर चला जाता है, उस पर ध्यान नहीं देते, थोड़ा आया गया, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, ट्रीट नहीं कराया, तो वो ऐसा हो जाता है। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली चीज़ है मॉस्किटो को कंट्रोल करना। ठीक है, अभी के टाइम पे बहुत बच्चे या आप लोग जाते आते होंगे, उसमें गार्डन्स में बैठते हो, ग्राउंड्स में बैठते हो, तो मॉस्किटो होते हैं, तो आपको या तो रेपेलेंट्स यूज़ करो, ओडोमॉस वगैरह चलता है ना, उसको यूज़ करो। फिर उसके बाद प्रिवेंशन के टाइम पे मेडिकेशन पे अगर आओ, प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स आती हैं, क्लोरोक्यून है, डॉक्सीसाइक्लिन है, उसको यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपको पूरी आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज रहती हैं, क्लोरोक्यून है, मेफ्लोक्विन है, या आपकी जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं उनके ट्रीटमेंट को पर्टिकुलरली करना चाहिए और पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है उसको बीच में छोड़ के भाग जाओ। क्लासिफिकेशन, अब जो क्लासिफिकेशन है एंटी मलेरियल ड्रग की, सबसे पहले तो जैसे क्यूनिलिन्स है, केमिकल स्ट्रक्चर और MOA के बेस्ड पर ही क्लासिफिकेशन की गई है। अब जैसे क्यूनिलिन्स हैं, उनमें क्यूनिन सल्फेट है, क्लोरोक्यून है, ओमोडिक्विन है, बहुत सारी, पैमाक्विन है। तो हमें दो का सार और सिंथेसिस पढ़ना है, एक तो क्लोरोक्विन का पढ़ना है और एक हमको पैमाक्विन का पढ़ना है। इन दोनों क्विन का पढ़ना ही है हमें। आपके बाइगोनाइड्स हैं, बाइगोनाइड्स या डाइहाइड्रोटाइजिन है, मिसलिनियस है, ये भी हमारे एंटी मलेरियल ड्रग्स में आते हैं। करेक्ट। अब हमारा है क्लोरोक्विन। अब क्लोरोक्विन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन 18 है, हाइड्रोजन 26 है, क्लोरीन एक ही लगेगा और नाइट्रोजन 3 है, एक ये रहा, एक ये है और ये हमारे 3 नाइट्रोजन है, 1 क्लोरीन है। और इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो हमारे C18 है, एंड C मतलब कार्बन, C वाले कभी कहीं और पहुंच जाओ तुम लोग, 26 है। ठीक है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? क्या करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में? ये हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। अब जब ये इनहिबिट होता है और साथ ही साथ ये फ्री हीम जो है ना, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। जो आपका टॉक्सिक फ्री हीम घूम रहा है, टॉक्सिसिटी के साथ हीम घूमता फिर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, उसको कहेगा चलो बाय बाय टाटा, और लीडिंग टू प्लाज्मोडियम डेथ। और आपका जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाएगी। अब क्या करेगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, धीरे धीरे ये इकट्ठा होना शुरू होगा फूड वैक्यूल में। जो हमारे प्लाज्मोडियम स्पीशीज है ना, उसके वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट होता है। अब यूजेस कैसे आएंगे? जैसे कि जो फर्स्ट लाइन है नॉन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम स्पीशीज की, अब स्पीशीज में आपके PYX, P ओवियल, P मलेरिया है, तो तब यूज किया जाएगा क्लोरोक्विन। देन ऑटो इम्यून डिजीज, जब रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ना, लूपस, इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट आता है, इसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्लोरोक्विन हम यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? देखो, रेटिनोपैथी रहता है, बुलसाई इरिवर्सिबल है, उसको नहीं ट्रीट किया जा सकता। प्लूरोराइटिस है, जिसमें डार्क स्किन हो जाती है, स्पेशली डार्क स्किन पीपल होते हैं ना, उनमें कॉज होता है इसका। GI डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, QT प्रोलोंगेशन, हीमोलाइसिस हो जाएगा, किसकी? G6PD डेफिशिएंसी की वजह से, एंजाइम की। अब आते हैं हम अपने सार पे। अब सार में क्या है? अगर हमारा जैसे क्लोरोक्विन है, अब एक देखते हैं, देखो ये रहा स्ट्रक्चर, यहाँ से देखते रहो और उसको मैच करते रहो, जिसमें हमारा 4 अमाइनो क्विनोलिन रिंग है। जो क्यों ज़रूरी है? वो असेंशियल है फार्माकोफोर एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए हमारा बहुत ज़रूरी है।
फिर बेसिक साइड चेन आती है डाइथाइल एमाइनो अल्काइल, ये एक्यूमुलेशन करता है, जो फूड वैक्यूल है ना पैरासाइट के, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही इकट्ठा होगा फिर अपना इफेक्ट शो करना पड़ेगा। अब चेन लेंथ जो होती है, चेन लेंथ डिपेंड करती है कि उसकी वजह से एक इफेक्ट आता है, पोटेंसी में ना इफेक्ट शो करता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है एरोमेटिक रिंग्स पे, तो वहाँ क्या होगा, उससे पोटेंसी बढ़ती है। आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे ना एरोमेटिक ग्रुप पे, यहाँ पे जो ग्रुप्स रहेंगे ये क्या करेंगे, पोटेंसी को बढ़ाएंगे, टॉक्सिसिटी को कम करेंगे। फिर हैलोजन आता है, जैसे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है पर्टिकुलर 7th पॉइंट पे, मतलब 7 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्लोरीन का, तो वो लाइपोफिलिसिटी बढ़ाएगा और पेनिट्रेशन पावर बढ़ाता है कि जिससे वो पैरासिटिक के फूड वैक्यूल्स में एंटर कर पाए, तो इसलिए ये हमारा क्लोरीन यहाँ ज़रूरी है। देन एन एल्काइलेशन होता है साइड चेन का, तो वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप टॉलरेटेड है, एक तरीके से बल्कि सब्स्टिट्यूएंट से क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए उसको वहाँ पे एल्काइलेशन साइड चेन को लगाया गया है। अब सिंथेसिस क्या है क्लोरोक्वीन का, इसको ना क्लोरोक्वीन की सिंथेसिस आप अपने ना नोटबुक में ऐड ऑन कर लेना। ये दोनों जो हैं ये आपका फर्स्ट रूट है, ये रूट 1 है, इसमें सिंथेसिस होगा आपका, ये जो ये है ना यहाँ पे जो सिंथेसिस हुआ है वो है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, ठीक है, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो आपका जो सिंथेसिस स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, इसको बोलेंगे एम क्लोरोएनिलिन। एम क्लोरोएनिलिन जब ऐड होगा डाइइथाइल 2-ऑक्सोसक्सिनेट के साथ, देन क्या फॉर्म करेगा, ये आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड को फॉर्म करेगा। ये रहे आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड जब ये फॉर्म हो जाएंगे देन आपका फॉर्म करेगा ये 3 जो है ना, ये 4, ये आपके सारे इधर से ये 4 जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये सब फॉर्म होंगे। अब जब ये यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इसका, तो ये बनाएंगे 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। फिर यहाँ पे हमारा 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन बनेगा, देन इसको हम यूज करेंगे, यहाँ से ये आया और ये है आपका सेकेंड रूट, ये सेकेंड रूट है, ये फर्स्ट रूट है, करेक्ट। फर्स्ट रूट ये वाला पार्ट है सिंथेसिस में, सेकंड रूट का ये है। अब यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन होगा, इस सिंथेसिस में क्या कर रहे हैं हम, कंडेंसेशन ऑफ 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, क्विनोलिन और लॉन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बट आप समझ गए ना। अब इसके साथ हम मिलाएंगे 1 डाइथाइल अमाइनो 4 अमाइन पेंटेन। क्या मिलाएंगे, ये है हमारा 1 डाइथाइल अमाइनो 4 अमाइन पेंटेन। अब ये बन गया। अब ये जब फॉर्म होगा, इन दोनों कंबाइन करेंगे, इनका कंडेंसेशन होगा, तब बनेगा हमारा क्लोरोक्वीन। क्या बनेगा एट द एंड, क्लोरोक्वीन। तो आप क्या करो, पहले सिंथेसिस होगा हमारे 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन का, अब उसके सिंथेसिस के बाद देन आपका कंडेंसेशन होगा 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन का 1 डाइथाइल अमाइनो 4 अमाइनो पेंटेन के साथ। अब जब ये इनका कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन के बाद ये हमारे बनाएंगे क्लोरोक्वीन, करेक्ट। ये हमारे क्लोरोक्वीन की सिंथेसिस है। अब नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा पैमाक्वीन। अब पैमाक्वीन का जो स्ट्रक्चर है ये है, ये स्ट्रक्चर है हमारा। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो 19 है, हाइड्रोजन 29 है, एक 3 नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हमारे 3 नाइट्रोजन हो गए, 19 कार्बन हो गए, 29 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अब सिमिलर है या आपका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रिमाक्वीन, जो पैमाक्वीन है वो प्रिमाक्वीन का ही सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, जिसमें ROS जनरेशन रहेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसरप्शन होगा, देन ये वर्क करेगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा 8 अमाइनो क्विनोलिन की तरह, जो हमारे प्रिमाक्वीन की तरह है, थोड़ा सा ही उसमें चेंज है, वरना कोई चेंज नहीं है। अब इसको यूज में नहीं लिया जाता, पैमाक्वीन नहीं यूज किया जाता क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी देखी गई थी। टॉक्सिसिटी की वजह से इसको आज के टाइम पे नहीं यूज करते। साइड इफेक्ट ये है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब यूज ही नहीं करते तो क्यों पढ़ा रहे हो लेकिन पढ़ना इसको जरूरी है। सार सिंथेसिस अब कहा है तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अपडेशन में टाइम आता है, बताना पड़ेगा भाई जब यूज ही नहीं करते तो हमें क्यों पढ़ा रहे हो इसको, ठीक है।
देन आपका चलो साइड इफेक्ट है, सीवियर हीमोलाइसिस होता था, जीआई इरिटेशन, साइनोसिस, मीट जो मेट हीमोग्लोबिनीमिया था ये हो जाता था। भाई कुछ फ़ायदा तो कम ही देता था बट ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिसिटी देता था, उसको हटा दिया, उसको यूज़ करना बंद कर दिया गया। अब सार में क्या है, जो आपका सार समझना है उस हिसाब से हमें एक्टिविटी भी देखनी है इसकी। जो हमारा 8 अमाइनो क्यूनिलिन न्यूक्लियस होता है वो स्कोर है हमारा, इम्पॉर्टेंट है, जो एंटी मलेरियल एक्टिविटी देता है, सॉरी एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है हमारा 8 अमाइनो क्यूनिलिन न्यूक्लियस। फिर एल्काइल अमाइनो साइड चेन आती है जो 8th पोजीशन पर लगी है। आपके स्ट्रक्चर देखते रहना, स्ट्रक्चर के साथ ही बढ़ना, इसीलिए बोलते हैं कि हम आपको, आप नोट्स निकाल के रखो, नोट्स हाथ में रखो, पहले नोट्स रखो अपने हाथ में, देन ही आप इसको पढ़ो। या फिर चलो नोट्स नहीं है आपके पास, आप इसको देख कर पढ़ रहे हो, बट उसको जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको अपने नोट डाउन कर लो नोटबुक में, देन देखते रहो। एल्काइल अमाइनो साइड चेन है 8th पोजीशन पे, तो उसकी वजह से ना एक्टिविटी और टॉक्सिसिटी देखी जाती थी कि क्या ये एक्टिविटी दे पा रहा है या टॉक्सिसिटी ही दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। अब ऑप्टिमल साइड चेन जो रहती है वो हिपैटिक जो सिनोजोनिसाइडल एक्टिविटी है, ठीक है, जो जॉन्डिसाइडल एक्टिविटी देने वाला है हेपाटिक में, उसके लिए ज़रूरी है। मिथॉक्सी ग्रुप जो 6th पोजीशन पे है वो एक्टिविटी के साथ साथ बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। फिर सब्सटीट्यूशन हो जाएगा क्यूनिलिन रिंग पे, वहाँ पे जो स्मॉल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना वो एक्टिविटी को बढ़ाएगा। फिर बल्कि या आपके जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो नॉर्मली या यूजुअली का क्या करते हैं, एफिकेसी कम करते हैं। तो अगर हम क्यूनिलिन रिंग को सब्सटीट्यूट करेंगे ना तो क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ेगी। अब साइड चेन लेंथ है, अब साइड चेन लेंथ से थोड़ी सेलेक्टिविटी और एक्टिविटी पर अफेक्ट पड़ता है, या आपकी शॉर्ट हो या वेरी लॉन्ग हो उससे भी पोटेंसी पर अफेक्ट है। तो एक मिनिमल चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी है साइड चेन या बहुत छोटी है, तो उससे क्या होगा, अफेक्ट देखने को मिलेगा। अब चलो इसके सिंथेसिस पर आते हैं, बहुत इजी है सिंथेसिस, आप कर ही लोगे आसानी से। जो सिंथेसिस स्टार्ट होगी ना, ये जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है हमारा पी एसिडो एमिडो एनिसोल, ठीक है, पी एसिटो अमीडो एनिसोल है। उसका क्या होगा, यहाँ ग्लिसरॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा स्कॉरप सिंथेसिस है। देन हमारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा 6 methoxy 8 नाइट्रोक्यूनिलॉन बनेगा। देन उसको फॉर्म होने के बाद जब ब्रोमिनेशन होगा, मतलब जब यहाँ क्या लगाया जाएगा, हमारा 6 methoxy क्यूनिलिन के साथ 1 डाइथाइल अमाइनो 4 ब्रोमोपेंटेन, देन हमारा क्या फॉर्म होगा, पैमाक्वीन फॉर्म होता है। इसके बाद ही पैमाक्वीन फॉर्म होता है। तो ऐसे हमारा ये स्ट्रक्चर या सिंथेसिस देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए ये केमिकल सिंथेसिस में आप पढ़ लोगे, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे करनी है हमें केमिकल सिंथेसिस, ठीक है। ये था हमारे इस सेशन का लास्ट केमिकल सिंथेसिस एंड सार, और सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो मेंशन है नोट्स में, आपको नोट्स ऐप से मिल जाएंगे, वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको लिंक भी मिला हुआ है, वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक कहाँ है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से यूज़ करो, ऐप डाउनलोड कर लो। यूट्यूब पे ऐप सारी पूरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तो यूज़ करो, उसको पढ़ो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सच मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मेडकेम में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको कमेंट करके बता सकते हो कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसकी स्पेसिफिक एक वीडियो बनाइए या स्पेसिफिक इसका एक लेक्चर डिज़ाइन कीजिए कि भाई हम ये पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, देन वी विल गो फॉर इट, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।